हेलो बच्चों, आज हम एमबीए के लिए क्यूटी जो आपका पेपर है क्यूटी सब्जेक्ट का, उसकी यूनिट सेकंड विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग वो शुरू करेंगे। एलपी जिसको बोल दिया जाता है वो बेसिकली मेरे पास जो बुक है वो कृष्णा पब्लिकेशन की सीरीज है। उस सीरीज से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किसी भी गिवन लीनियर प्रोग्राम को कैसे सोल्व किया जाता है। जितना आपके सिलेबस में लीनियर प्रोग्राम के बारे में दिया गया है सिर्फ वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मींस क्या होता है? या तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन टेक्निक विच इज यूज्ड in decision making in business and everyday life for obtaining the maximum or minimum values as required for linear expression subject to satisfying certain number of given linear restrictions। क्या मतलब है? अभी जब मैं सवाल करूंगा समझ में आ जाएंगे। आपको कोई लीनियर रेस्ट्रिक्शंस दी हुई होंगी। लीनियर रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं समझ में आ जाएंगी। उन लीनियर रेस्ट्रिक्शंस के जरिए एक फंक्शन दिया जाएगा जिसको हम कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, जिसको हम या तो मैक्सिमाइजेशन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, या क्या करेंगे उसको मिनिमाइज करेंगे। मतलब जिसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे उस प्रोग्रामिंग, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? हम लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, उस प्रोग्रामिंग को क्या कहेंगे? हम एलपीपी कहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन जनरल कॉल फॉर द ऑप्टिमाइजिंग a linear function of variables called the objective function subjected to a set of linear equations or inequations। अब ये इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वेशन क्या होती है? देखो, इक्वेशन इक्वेशन को आप ऐसे समझो, ये दो शब्दों को अपने अंदर समाये हुए हैं। इक्वल कंडीशन, इक्वल कंडीशन, इक्वल कंडीशन, ऐसी दो समस्याएं, दो चीजें जो आपस में इक्वली कंडीशन रखती हूं। जैसे कि अगर ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मीन्स एक कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड की है, एक राइट हैंड साइड की है, और ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर रही है, कैसे संबंधित है एक दूसरे से? ये क्या है? आपस में इक्वल कंडीशन से जुड़ी हुई है। तब इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर मान लो मैं ये लिख दूं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 2, अब यहाँ पर इक्वल कंडीशन नहीं है, इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, तब इसे हम क्या कहते हैं? इनइक्वेशन। जिसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन होगा उसे क्या कहेंगे हम? इनइक्वेशन। तो पहली बात ध्यान समझना, वो एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जनरली क्या करती है? ऑप्टिमाइजिंग करती है किसी भी लीनियर फंक्शन को। किसी भी लीनियर फंक्शन को क्या करती है? ऑप्टिमाइज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट किया जाएगा? बेसिकली लीनियर इक्वेशंस चाहिए हमें उसके लिए, या इक्वेशंस चाहिए होंगी, इन इक्वेशंस जिनको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। वो कैसे होंगी कंस्ट्रेंट? सवाल अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। पहले डेफिनेशन आप लिख लो। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? जिसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब जिसको या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, और जेड से डिनोट करेंगे इसको। कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? वे शर्तें, वे कंडीशंस जिनके रेस्पेक्ट हम क्या करेंगे? किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। उन कंडीशंस को क्या कहेंगे? कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। और ये सारी कंडीशंस जो होंगी कैसी होनी चाहिए? बेसिकली हर एक वेरिएबल जो भी है वो कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब है कि अगर मान लो x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं, या तो ये जीरो होंगे या फिर इनकी वैल्यू 2 1 3 4 कुछ भी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, या तो पॉजिटिव वैल्यू होंगे या फिर जीरो होगी। मतलब अगर आपको कोई वस्तु, कोई आपको सामान, जैसे मेरे पास ये बुक है, मान लो मेरे पास इसके जैसी कई बुक है, या आपके पास ये वाली सिमिलर बुक नहीं है, तो आपके पास बुकों की संख्या कितनी है? बेसिकली कितने नंबर हो? जीरो। मेरे पास कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 4 5 जो भी है, या नेगेटिव तो कोई बुक की संख्या नहीं होगी ना। बेसिकली मेरे पास जो आइटम्स है जो मेरे को सेल करने होंगे, वो जब वो सेल करने होंगे उनमें जो वेरिएबल्स होंगे, उनमें जो बुक्स होंगी, जो पेन्स होंगे, जो भी आइटम होगा, उनकी जो संख्या होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी? वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये आपको डेफिनेशन समझो
और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम लिख करके दिखाता हूँ कि कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी गिवन प्रॉब्लम क्या है, लीनियरली प्रोग्राम्ड है या नहीं है। जल्दी इसको लिख लो। हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ऐसे एक फंक्शन मिला हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जिसको बोलते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं, और मान लो ये लिखा है इस तरह से 3x1 5x2 प्लस 6x3, मतलब तीन आइटम्स है मेरे पास, एक तो x1 है, एक x2 है और एक x3 है। दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ये कई दफा तो कोस्ट में जिक्र हो रहा होगा। अगर कहीं सवाल है कोस्ट का, अगर कहीं भी सवाल आएगा कोस्ट का, और एक बार सवाल आएगा प्रॉफिट का, अगर सवाल में कोस्ट दी गई है तो मैं चाहूंगा जो जेड है ये क्या रहे, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम रहे, क्या रहे, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम रहे। और अगर सवाल है प्रॉफिट का तब मैं क्या चाहूंगा, ये कैसी प्रॉब्लम रहनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन। तब जेड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगा। मतलब उस केस में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, प्रॉफिट के केस में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और कॉस्ट की प्रॉब्लम के लिए क्या हो रहा है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। सब्जेक्टिव टू, अब ये कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखी होंगी, मान लो ये है 5x1 3x2 प्लस प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5x1 x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 20 या 10 लिख दिया, और भी आसान कर रहा हूँ। और मान लो ये जो दो कंडीशन दी गई है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इन दो कंडीशंस, ये दो शर्तें जो हमें दी गई है, इन शर्तों को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये कितनी भी हो सकती हैं, या रेस्ट्रिक्शंस, क्या बोलते हैं, या तो कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं या रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। मतलब जो इक्वेशंस आपको दी गई होंगी या इन इक्वेशंस, ये तो इन इक्वेशन है ना, अगर इक्वेशन भी होती तो इक्वेशन भी मिल जाती। जैसे कि मान लो अगर एक मैं और लिखना चाहूँ, यह x1 प्लस x2 प्लस 5x3 एग्जाम्पल के तौर पर इक्वल्स टू 9, तो अब ये भी कंस्ट्रेंट्स हो गई, ये भी कंस्ट्रेंट्स कहलाई जाएंगी। बस कितना है कि ये जो दो कंस्ट्रेंट्स है ऊपर वाली, ये जो ये कंस्ट्रेंट है ये तो इन इक्वेशन है, ये क्या है, इन इक्वेशन, और ये क्या है, इक्वेशन। ये क्या है, इन इक्वेशन, और ये क्या है, इक्वेशन। इक्वल कंडीशन इक्वेशन, इक्वल कंडीशन इक्वेशन। और लास्ट में नॉन नेगेटिव कंडीशन आपको सवाल में दी गई होगी। नॉन नेगेटिव कंडीशन, इन्हें सोल्व करने के मेथड्स में सिखाऊंगा आपको, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन पहले समझो इसकी पहचान कैसे होगी। मतलब जो x1 x2 x3 जो आइटम्स हैं, x1 x2 x3, ये क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। मतलब या तो ये 0 हो, या तो आइटम्स की संख्या 0 होगी, या आइटम्स की संख्या 1 2 3 4 जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। इस तरह से हम कहेंगे नॉन नेगेटिव। अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर किसी भी प्रॉब्लम, एक तरह ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, और इस प्रॉब्लम में तुम्हें तीन चीजें मिल चुकी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल चुका है, कंस्ट्रेंट्स मिल चुकी हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन मिल चुकी है, और ये तीन शर्तों में एक चीज शर्त और है। देखो कहीं भी x1 x2 x3 की पावर जहां भी तुम देख रहे हो 1 पावर है ना, और ये कहीं भी मल्टीप्लाई में एक दूसरे का नहीं है। ऐसा नहीं है कि x1 x2 एक साथ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए एक दूसरे के लिए। और साथ में सभी की पावर क्या होनी चाहिए, हर एक जगह पे कितनी मिलेगी आपको, 1। हर एक जगह पे आपको कितनी पावर मिल रही है, 1। तो लीनियर मतलब 1 पावर कैरी करने वाला है ना, 1 पावर कैरी करने वाला। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या मिला आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला, कंस्ट्रेंट्स मिली, इस प्रॉब्लम में नॉन नेगेटिव कंडीशन मिली, और सबकी पावर 1 मिली। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या कहेंगे इस प्रॉब्लम को, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली कैसा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल है। और वो टेक्निक जिससे मैं इसे सोल्व करूंगा उसे कहूंगा लीनियर प्रोग्राम। क्या कहूंगा, लीनियर प्रोग्राम। और वो टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, वो सीखेंगे। हमारे यहाँ पर दो तीन तरह के जो मेथड हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको हमारे सिलेबस में। सिंप्लेक्स मेथड में आपको सिखाऊंगा, ग्राफिकल मेथड में आपको सिखाऊंगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको विगम नहीं सिखाऊंगा, अभी मैं आपको 2 फेज मेथड नहीं सिखाऊंगा, हालांकि इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं सिखाने के।
ठीक है ना, सिलेबस में जितना है हम उतना ही कराएंगे इसको। सबसे पहले ये तो समझ में आया। हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें पहले प्रॉब्लम बनानी होती है। मैं आपको पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना अपने पास। उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। जैसे कि मैं कोई भी एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाते कैसे हैं पहले ये सीखते हैं। देखो ध्यान से क्या है, पहले इसको कॉपी कर लिया। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग, कैसे सेट करते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका, अ फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर डीलर है, मैं यहां पर लिख देता हूं, deals with two items। कौन कौन से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसने लिखे हुए हैं टेबल्स एंड चेयर। ही हैज कितने रुपए, 10,000 रुपए टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस, चाहे इंक्लूडिंग both tables and chairs। A table cost him 500 and a chair कितने रुपए की, 100 रुपए की। He can sell all the items the he buys, earning a profit of 50 रुपए for each table and 15 rupees for each chair। Formulate this problem as a LPP so that he maximizes the profit। अब ये सवाल आपको दिया गया है, देखो ध्यान से समझो क्या दिया गया है। एक फर्नीचर डीलर है, वो डील्स करता है दो आइटम्स के साथ। एक तो उसके पास टेबल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दो तरह की चीजें बना सकता है वो, एक तो टेबल और एक चेयर। उसके पास जो टोटल पैसे हैं इस कारोबार में इन्वेस्ट करने के, वो कितने हैं, 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके पास जो गोदाम है उसमें जो स्पेस है स्टोर में, वो सिर्फ कितना है, वो 60 पीस रख सकता है। चाहे उसमें आप टेबल रख लो, चाहे आप उसमें चेयर रख लो, चाहे उसमें आप दोनों रख लो, इससे ज्यादा पीस उसमें स्टोर नहीं होंगे। एक टेबल की जो कॉस्ट उसको पड़ रही है वो 500 रुपए पड़ रही है, और चेयर की कॉस्ट उसको पड़ रही है 100 रुपए। इससे ज्यादा मतलब है ना, टोटल कॉस्ट इसको इतनी पड़ रही है। अब वो क्या कर रहा है, ही कैन सेल, वो बेच रहा है हर एक आइटम, और उसमें जो प्रॉफिट बन रहा है वो 50 रुपए का। अगर वो एक टेबल बेच देता है, एक टेबल को अगर वो सेल कर देता है, सेल करने के बाद उसको जो 50 रुपए बचते हैं एक टेबल पर, और एक चेयर को बेचने पर उसको 15 रुपए बचते हैं बेसिकली। तो इसके लिए बनाओ एक एलपीपी की प्रॉब्लम बना करके दिखाओ जिससे उसको मैक्सिमम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। अब ध्यान से समझो इसका जो आंसर होगा कैसे। मान लो वो एक्स आइटम जो है,
एक्स आइटम जो है वो टेबल के लिए टेबल बेच दे रहा है, एक्स आइटम वो टेबल के बना रहा है, और वाई आइटम जो है वो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे किसके, चेयर के बना रहा है। अब ये बताओ तो टोटल उसको जो मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रॉफिट की, तो जेड से तो पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए होगा भाई। एलपीपी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किससे नोट करोगे, जेड से। और प्रॉब्लम कैसी है, वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब ये बताओ प्रॉफिट कितना है उसके पास, टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा। एक्स तो उसने बनाई टेबल और वाई बनाई उसने चेयर। एक्स बनाई उसने टेबल और मान लो वाई संख्या में उसने बनाई क्या, चेयर। संख्या में बनाई, एक्स टेबल बनाई मान लो भाई। जो 50 रुपए का प्रॉफिट है वो तो एक्स से मिलेगा। अगर वो एक चेयर बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 50 रुपए। दो बेचता है तो 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100। तीन सेल कर देता है टेबल को तो 50 इंटू 3। ऐसे ही अगर एक्स टेबल को सेल कर रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा, 50 इंटू एक्स प्लस वाई चेयर में कितना प्रॉफिट होगा उसको, 15 इंटू वाई। तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद मेरी कंस्ट्रेंट्स चाहिए होंगी, जो सब्जेक्टिव टू कंस्ट्रेंट्स कैसे निकालते हैं, जो कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस क्या क्या, देखो ध्यान से। टोटल कितने रुपए हैं उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए हैं, उससे कम में काम निपटना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा उन 10,000 रुपए का इस्तेमाल कर सकता है वो, उससे पहले ही काम निपटे या ज्यादा से ज्यादा उसके 10,000 के इक्वल। 10,000 से अगर मैं ग्रेटर देन साइन का लगा देता हूँ ऐसे साइन, इसका मतलब है कि कम से कम 10,000 रुपए हैं उसके पास। लेकिन कम से कम 10,000 नहीं है उसके पास, अधिक से अधिकतम 10,000 रुपए हैं, तो इसलिए मैंने लेस देन का साइन लगाया है। अब उसको 50 जो 500 रुपए है वो तो एक टेबल पे खर्च पड़ रहा है, तो 500 रुपए एक टेबल पे, टोटल टेबल कितनी बनाए उसने, एक्स। उसके बाद जो 100 चेयर बना रहा है, 100 रुपए उसमें पड़ रहा है कितने, वाई तो उसने टेबल चेयर बनाई है और 100 रुपए एक की कॉस्ट पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 इधर से कैंसिल आउट होगी कॉमन लेकर के, ठीक है ना। तो ये पहली कंस्टेंट बेसिकली निकल के क्या आई, वो आई है क्या, 5x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू कितना, 100। ये पहली कंस्टेंट, पहली शर्त निकल के आ गई। दूसरी कंस्टेंट, अगर मान लो उसने एक्स टेबल बनाई है और वाई उसने क्या बनाई है, चेयर बनाई है। ये जो दोनों टेबल बनी है ये इतनी बननी चाहिए कि जो 60 पीसीज है या तो उनके बराबर बने या उससे क्या बने, कम बने। क्योंकि टोटल जो मैक्सिमम जो स्टोर में डाटा आ सकता है वो कितना आ सकता है, 60। इससे ज्यादा आइटम नहीं रखे जाने। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो इससे कम में काम निपटे या तो उससे कम बनाएगा या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल बनाएगा। ये दो कंस्टेंट्स हो गई। और नॉन नेगेटिव कंडीशन भी चाहिए होगी, नॉन नेगेटिव कंडीशन भी चाहिए होगी। नॉन नेगेटिव कंडीशन क्या है, जो आइटम्स उसने बनाए हैं एक्स और वाई, जो टेबल की जो संख्या है और चेयर की संख्या है, कभी नेगेटिव होगी क्या भाई, माइनस की 3 टेबल बनाई माइनस की 4, ऐसा नहीं होगा। या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। हो सकता है टेबल ना बनाई हो सकता है चेयर ना बनाई हो। अगर टेबल एक भी नहीं बनाई होगी तो उस केस में की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर चेयर एक भी नहीं बनाई होगी तो उस केस में क्या हो जाएगी, हो सकता है सारी चेयर बना दी हो तो टेबल 0 हो गई। और हो सकता है कुछ पीसेस टेबल के भी बनाए हो और कुछ पीस किसके बनाए हो, चेयर के भी बनाए हो, तो उस केस में क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और ये मेरे पास फॉर्मुलेट हो गई क्या, एक एलपीपी। इस तरह से फॉर्मुलेट की जाती है कोई भी एलपीपी को, ठीक है। ये बात इस तरह से एलपीपी को क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप जो है उनको प्रॉब्लम को बना करके देखना कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, ठीक है ना, कैसे फॉर्मुलेट की जाती है। अब किसी भी प्रॉब्लम को, मान लो यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के मेथड्स मैं आपको सिखा देता हूं। हमें 2 मेथड्स सीखने हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसको समझ लो। देखो ध्यान से, मैं हर एक चीज आपको समझा देता हूं एक ही बार में। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने का कौन सा मेथड सीख रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड। बहुत ध्यान से समझो। इसमें हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ जो कंस्ट्रेंट्स दी होंगी, सबसे पहले उनका हम ग्राफ बनाएंगे।
सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ रैंडमली और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ये है, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सोल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड प्रॉब्लम क्या है आपके पास, पहली है मैक्सिमम की प्रॉब्लम है। मान लो मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 और सब्जेक्टिव टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2000 और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500 एंड साथ में है x2 लेस देन इक्वल टू 600 और साथ में एक नॉन नेगेटिव कंडीशन x1 x2 जो है वो ये सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। पहले यहाँ पर समझो बेटा, जैसे x एक्सिस y एक्सिस होती है ना, देखो ध्यान से, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। अगर मान लो x इक्वल्स टू a दिया गया है, कभी भी x इक्वल्स टू a दिया गया है, तो x इक्वल्स टू जो a होता है वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होता है। y इक्वल्स टू a दिया गया है, अगर x इक्वल्स टू a दिया गया है तो वो क्या होगा, मैंने बताया x इक्वल्स टू a जब कभी भी होगा, ग्राफ समझ लो, x इक्वल्स टू a डाटा जब भी देगा तो वो क्या होगा, जैसे x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 20 तो वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देना है। अगर y इक्वल्स टू a दिया गया है तो वो x एक्सिस के क्या कर देना है, पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देना है। अगर x इक्वल्स टू माइनस a दिया गया है, नेगेटिव a दिया गया है, तो वो नेगेटिव साइड में, ये ओरिजिन है, इससे लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड x के लिए कैलकुलेट होती है, राइट साइड में पॉजिटिव साइड कैलकुलेट होती है। तो ये x इक्वल्स टू माइनस ए होगा, फिर से y के पैरेलल होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और अगर y इक्वल्स टू माइनस ए गिवन है तो फिर से x एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये मुझे डायरेक्टली हेल्प करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एक बात और ध्यान से, ये डायरेक्टली आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर कभी भी ये दिया गया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दी गई है y इक्वल्स टू mx, तो मैं उस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से पास करते हुए। ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू mx। और अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो y इक्वल्स टू माइनस mx। अगर y इक्वल्स टू माइनस, हालांकि मैं इसको ड्रॉ करने के और भी मेथड सिखा सकता हूँ, लेकिन ये डायरेक्टली आप याद रखोगे तो आपकी हेल्प होगी इसमें बहुत ज्यादा। तो y इक्वल्स टू माइनस mx इस तरह से ड्रॉ कर देना, y इक्वल्स टू mx इस तरह से ड्रॉ कर देना, डायरेक्टली आपको याद रखना है। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ग्राफ जल्दी ड्रॉ होंगे, ठीक होगी। अब जैसे ये, पहले इसको समझो क्या होगा। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स कैलकुलेट करनी है, कितनी है, तो कितनी कंस्ट्रेंट्स है टोटल, 1 2 और 3, ये 3 कंस्ट्रेंट्स आपको दी गई है। तो मतलब 3 लाइंस जो है ग्राफ में भी ड्रॉ करनी है, जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं। और ये जब नॉन नेगेटिव कंडीशन आपको हमेशा मिलेगी, ये जो है इस बात को डिनोट करेंगी कि x और y दोनों जो है पॉजिटिव है या जीरो है। और x और y जब कभी भी पॉजिटिव या जीरो होंगे, ये डिनोट करती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना है आपको ग्राफ। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ खींचना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, देखो ध्यान से, अगर कोई ग्राफ ऐसे खींचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है। तो मैं जब कभी भी आंसर लूंगा अपना, तो मैं इस वाले क्वाड्रेंट में लूंगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर आएगा मेरा, उस आंसर को कहता हूं फीजेबल। क्या कहता हूं, फीजेबल। फीजेबल क्या कहूंगा बेटा, फीजेबल कहूंगा। कैसे कहूंगा अभी समझ में आएगा। तो याद रखना, 3 लाइन खींचेंगी, काम की होगी मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वहीं से आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए ग्राफिकल मेथड सीखने के लिए। तो 1-2 सवाल करेंगे, आप समझ में आ जाएगा क्या है। देखो ध्यान से, देखो पहली कंस्ट्रेंट देखो कैसे खींचा। तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो मैं उसी को ध्यान रखूंगा सबसे पहले। मान लो ये x1 है और ये x2 है, भाई xy नहीं दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, x1 x2, तो मैं भी x1 और x2 कह देता हूं। ये पॉइंट तो 0 है, मतलब इस पर x1 की वैल्यू भी 0 है और x2 की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 0 है। अब देखो ध्यान से, ये जो है पहली लाइन है x1 प्लस x2, ये इक्वेशन है। अब जब कभी भी ग्राफिकल मेथड अप्लाई करोगे
तो रफली इन इक्वेशंस को क्या कंसीडर करके चलना है आपको? इक्वेशन थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर करके चलना है? सबसे पहले इक्वेशन कंसीडर करके चलना है। अगर एक बार x1 पे हाथ रखोगे, मतलब x1 को क्या कंसीडर कर लो 1 मिनट के लिए? 0 कंसीडर कर लो, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। अब x2 की वैल्यू यहाँ ऊपर बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रही है। x1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रही है। तो मान लेता हूं कि x2 जो है यहाँ पर कहीं 2000 है। x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? मान लो 2000 यहाँ पे है। x2 तो ऊपर है ही, x2 की वैल्यू कहाँ है? ऊपर 2000 है। वो ध्यान समझ। अब x1 की वैल्यू, अब मैंने इस बार x2 को 0 मान लिया। जब मतलब इस पे हाथ रखूंगा तो x1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। तो मान लो x1 पर 2000 इधर है। अच्छा, x2 2000 है तो x2 तो 0 माना था, x1 2000 है तो x2 0 माना। यहाँ पे क्या माना आपने? x1 को 0 माना, तो x2 कितना हो गया भाई? ऐसे पॉइंट लिखे जाएंगे x1 और x2। तो x1 को एक बार जब 0 माना तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 2000 आ गई। दूसरे केस में जब आपने x2 को 0 माना तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 2000 आ गई। तो ये पॉइंट्स बन गए। और ये जो दो पॉइंट बने हैं, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास एक लाइन बन के आ जाएगी, जो कि ये पहले लाइन होगी। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर एक दो पॉइंट समझने हैं कैसे होंगे। ये लाइन मेरे पास जो हो गई, ठीक है। हालांकि आगे चल रही है ऐसे, लाइन ऐसे चल रही है, लेकिन मेरे लिए काम कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो यहां से पता चल रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं इस लाइन पे क्या होगा, लाइन के या तो मैं लेफ्ट साइड में इससे ऊपर का हिस्सा लूंगा। जब मैं कोई एरिया, मुझे एक एरिया सेलेक्ट करना होगा हर एक लाइन से, या तो इस लाइन के ऊपर का हिस्सा, या इस लाइन के, या तो लाइन पर ही, या लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। अब देखो ध्यान से, ये जो आपको इन इक्वेशन दी थी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2000, यहीं से पता चलेगा आपको कि आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए, या ऑन द लाइन चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस लाइन से ऊपर कोई एक पॉइंट मानता हूं, मान लो ऊपर कोई पॉइंट मानता हूं, जैसे कि मान लो इससे ऊपर कोई, इस लाइन से बाहर, भाई इस लाइन से बाहर सारे पॉइंट ये पड़ेंगे। मान लो यहाँ कोई पॉइंट मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो ये पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर x1 कितना है? 2000, x2 कितना है? 0, और आगे मान लो कहीं पड़ गया 3000, x1 पड़ गया कितना? 3000, और x2 कितना पड़ गया? मान लो 0। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है वो इससे आगे है या नहीं है? कोई भी पॉइंट मान लो अपने पास से, और ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन में अगर मैं लाई करता हूँ, रख करके देखता हूँ, तो क्या मिलेगा? x1 की वैल्यू रख दी मैंने 3000, x2 की वैल्यू रख दी 0, और ये लेस देन इक्वल टू 2000। अब बताओ 3000 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3000। अब ये बताओ, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि 3000 छोटा है भाई, लेस देन है, या इक्वल टू है 2000 के? क्या ये बात सही है कि 3000 या तो छोटा होगा या लेस देन होगा? कभी नहीं होगा। 3000 तो बड़ा होगा ना, तो बराबर होगा। तो मतलब ये डाटा जो है, ये इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है। अगर जब मैं बाहर का पॉइंट ले रहा हूँ, जब मैं इस लाइन से बाहर का, तो मतलब ये वाला एरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। अब इक्वल टू वाला बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्वल टू पे कोई डाटा, अगर इस लाइन के ऊपर ही कोई डाटा ले लेता हूँ तो क्या होगा? 2000 और 0। ये पॉइंट इसी लाइन पे है, और जब मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा तो क्या आएगा? 2000 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ 2000 के। तो इक्वल टू वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मतलब इस लाइन के ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा, साथ में नीचे वाला भी लूंगा। देखो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? इस लाइन से कोई पॉइंट नीचे, जैसे कि ये 0 0 है, सबसे बढ़िया पॉइंट ये नीचे रखने के लिए x1 के प्लेस पे भी 0 रख दिया, x2 के प्लेस पे भी 0 रख दिया, लेस देन इक्वल टू 2000। अब ये बताओ ध्यान से, 0 प्लस 0 0, 0 बताओ तो कम से कम लेस देन है या नहीं है? किससे? 2000 से। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी बिल्कुल सही आ रही है। मतलब जब मैं इस लाइन से नीचे के पॉइंट ले रहा हूं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब इस लाइन के ऊपर ले रहा हूं, लाइन ऑन द लाइन ले रहा हूं, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब मुझे जो एरिया चाहिए होगा वो इस लाइन को इंक्लूड करके, और इससे नीचे का एरिया मैं अभी ड्रॉ करूंगा, मुझे वो काम का आएगा। अब इसी तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा और उससे एरिया सेलेक्ट करूंगा, तीसरी लाइन ड्रॉ करूंगा, उससे एरिया सेलेक्ट करूंगा, और इनमें तीनों में कॉमन एरिया मैं देखना चाहूंगा कौन सा है। पहले देखो ध्यान से, अब दूसरी लाइन फिर से ड्रॉ हो गई, देखो कैसे होगी।
बहुत ध्यान से समझना भाई। x1 प्लस x2 मैंने कहा इक्वल मान के चलो थोड़ी देर के लिए कितना रफली 1500 1500। अब यहाँ पे बताया मैंने एक बार x1 को जब जीरो मान लिया, जब x1 को जीरो मान लिया तो x2 कितना निकल के आएगा 1500 निकल के आएगा। और एक बार x2 को जीरो मान लिया तो x1 कितना निकल के आएगा मान लो 1500 निकल के आएगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बनेंगे, एक तो 0 1500 मतलब x1 पे 0 और x2 पे 1500। जब x2 पे 1500 2000 यहाँ है तो 1500 कहीं यहाँ पड़ा मान लो, ये है 0 और 1500 और यहाँ पर है x1 पे 1500 चलो और x2 में 0 चलो, मतलब इसी लाइन पे यहाँ पे कहीं पड़ा, ये तो हो गया 1500 और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को भी मिला दूं तो भी एक लाइन बनेगी मेरे पास, एक लाइन बनेगी मेरे पास, ये लाइन बनी। अब फिर से ये बात पता करनी है कि इससे ऊपर का हिस्सा लेना है या तो इससे यहाँ का हिस्सा लूंगा या यहाँ का लूंगा, या है ना कौन सा हिस्सा लूंगा, ये बात समझने की प्रयास करें। देखो ध्यान से x1 प्लस x2 ये दिया गया है लेस देन 1500। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस लाइन से बाहर का अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, इस लाइन से बाहर, इस लाइन से ऊपर का कोई पॉइंट लेता हूँ, ये वाला ले लो, क्या है ये 2000 x1 है और x2 कितना है 0। ये अगर इसमें रख के देखता हूँ तो क्या आएगा x1 2000 आएगा और x2 क्या आएगा 0 आएगा 1500। ये बताओ दो जीरो जोड़ोगे तो 2000 आएगा। बताओ 2000 या तो छोटा है या बराबर है 1500 के, क्या ये बात सही है? नहीं है। 2000 हमेशा बड़ा होता है, ना तो छोटा हो सकता और ना ही भाई बड़ा हो बराबर हो सकता। तो यानी कि ऊपर का एरिया तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन अगर इससे नीचे का कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए, जैसे कि इससे नीचे का पॉइंट ये वाला, इस लाइन से नीचे का जो पॉइंट है वो ये है 0 0। अगर ये पॉइंट इसमें रख के देखता हूँ तो x1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे 0 और ये आ गया 300। अब बताओ 0 जो है 0 प्लस 0 0 हो गया। 0 बताओ छोटा है या नहीं है 1500 से, मतलब ये बात सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो ये पॉइंट मेरे लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से भी क्या करना पड़ेगा, नीचे पॉइंट लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा। अब तीसरी कंस्ट्रेंट को समझो, तीसरी कंस्ट्रेंट को समझो, ये है x2 क्या है 6। मैंने बनाया दोनों को इक्वल मान के चलो थोड़ी देर के लिए, इस कंस्टेंट को भी क्या मान के चलो इक्वल। अब x2 इक्वल टू समथिंग है, x2 इक्वल्स टू a तो x1 के पैरेलल ड्रॉ होगा। x2 इक्वल है तो x1 के, और यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू 1500 है, यहाँ 2000 है, तो यहाँ पे लगभग क्या पड़ेगी, x1 तो 0 है ही, यहाँ तो x1 तो है ही नहीं, तो x1 तो 0 है और x2 कितना है 600 है, और ये क्या होगा x1 के पैरेलल ड्रॉ होगी। हालांकि ये ऐसे भी ड्रॉ होगी आगे, लेकिन उसके मेरे काम के लिए, मेरे काम की सिर्फ क्या सी है ये वाली है। अब ये बताओ फिर से, इस लाइन के या तो ऊपर का हिस्सा लूंगा या इस लाइन से नीचे का हिस्सा, ये सेलेक्ट करना बड़ा जरूरी है, ये सेलेक्ट करना जरूरी है, इसको ध्यान से समझो बस। ये सेलेक्ट करना आ गया तो ये सवाल आ जाते हैं। अब ये दिया गया है x2 लेस देन इक्वल टू 600। अब इस लाइन से अगर मैं ऊपर का कोई पॉइंट मानता हूँ, इससे ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर मानता हूँ, जैसे कि ये है क्या है 0 और 1500, ये इससे ऊपर का पॉइंट है, रख के देखो x1 के प्लेस पे 0 तो x1 तो है ही नहीं मत रखो, तो x2 के प्लेस में क्या है 1500। 1500 लेस देन है 600 से, ये बताओ 1500 क्या कम है 600 से? ये कह रहा है कि 1500 छोटा है 600 से, जो कि बात गलत है, मतलब ऊपर का पॉइंट नहीं ले सकता, मैं ये बात गलत दे रहा है, तो ये बात तो इन्फॉर्मेशन तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर मैं इससे नीचे का कोई पॉइंट लेता हूँ, इस लाइन से नीचे का कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये ले लिया या ले लिया, जैसे कि 0 0 ले लो या ये ले लो 1500 और 0 ले लिया, कोई से भी रख के देखो। अब x1 के प्लेस पे कितना 0 और x2 के प्लेस पे 0, जब x1 तो है ही नहीं तो रखने की आवश्यकता नहीं है, x2 के प्लेस पे 0 सेट करोगे तो 0 लेस देन जो है बताओ 600 से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो बात ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है कि 0 बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, नीचे का पॉइंट जो है इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, ऊपर का पॉइंट इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है। तो नीचे का पॉइंट अब ये वाला रख के देख लो चाहे, तो ये रहा x1 के प्लेस पे 1500 और x2 के प्लेस पे 0, x1 है ही नहीं तो रखने की आवश्यकता नहीं है, x2 के प्लेस पे 0 अगेन 0 जो है लेस देन है 600 से, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन, नीचे वाले जो पॉइंट्स है वे इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, तो ये नीचे का एरिया ही लूंगा मैं। अब यहां पर एक चीज समझनी है बहुत ध्यान से, ये तो हो गया मेरा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, पहले बताया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, मतलब इन लाइन से तो हमेशा इधर ही लेना, एरिया जो है इस लाइन से हमेशा इधर ही।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई एक एरिया ऐसा नजर आ रहा होगा जो जो इन सब में कॉमन होगा। जैसे कि अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर ये सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये इस लाइन से इधर नहीं है, तो ये एरिया तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि इस लाइन से नीचे होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे राइट साइड में होना चाहिए। अब देखो कैसे, अगर मैं ये वाला एरिया ले लेता हूँ तो ये इससे ऊपर है, इससे नीचे, लेकिन इससे नीचे तो नहीं है, तो यानी कि ये एरिया भी गलत है मेरे लिए। अगर मैं ये वाला एरिया पकड़ता हूँ, ये वाला एरिया पकड़ता हूँ, देखो एक एरिया ये है, ठीक है ना, ये पहली कंस्ट्रेंट ड्रॉ की थी मैंने, और ये कौन सी कंस्ट्रेंट ड्रॉ की थी, दूसरी, और ये कौन सी है, तीसरी। नंबरिंग जरूर डाल दिया करो, उन पे जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये पहली कंस्ट्रेंट ड्रॉ की थी मैंने, ये दूसरी की थी, ये तीसरी की है ड्रॉ। अब ये बताओ, अगर मैं ये वाला एरिया लेता हूँ, ये इससे नीचे है लेकिन इससे तो ऊपर है, इससे नीचे नहीं आ रहा है, तो मतलब ये एरिया भी ले सकता हूँ, ये एरिया भी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे एरिया कहाँ चाहिए होगा, अगर मैं ये वाला एरिया लेता हूँ, ये वाला एरिया देखो इससे नीचे है, इससे नीचे है, सबसे, ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, ये बात बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, जबकि ये वाली भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये इससे नीचे है, इससे नीचे है, लेकिन इससे नीचे नहीं है। तो बेसिक, और ये वाला एरिया भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन से जो तीसरी कंस्ट्रेंट है इसकी बात होने है। तो बेसिकली कॉमन फीजेबल जो कॉमन एरिया है इन तीनों में, वो कौन सा कॉमन एरिया, जो कॉमन एरिया है इसको हम कहते हैं कॉमन फीजेबल एरिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, इसीलिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसको आगे, अब इसमें क्या करता हूं मैं, इसको देखो ध्यान से, एक मिनट के लिए। तो इस लाइन, इसको एरिया को ड्रॉ कर दो, इसको डार्क कर दो, जिससे पता चल जाए ये कॉमन एरिया है। ये कॉमन एरिया हो गया, क्या हो गया ये मेरे पास, कॉमन फीजेबल एरिया हो गया। ये जो कॉमन फिजिबल एरिया मेरे पास बना है, इसके कॉर्नर, इसके कोने आपको छांटने हैं, कितने हैं, तो एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, और एक कॉर्नर ये रहा। ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे। तो कॉमन एरिया के जो कॉमन पॉइंट्स है वे कौन कौन से हैं, पहले ये बताओ। ये तो है 0 0, ये है क्या 1500 और 0, ये है 0 और 600। अब ये पॉइंट समझ में नहीं आता ये कौन सा है, तो ये बताओ ध्यान से कि ये पॉइंट किन किन दो लाइंस को कट करके, किन किन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब इस लाइन को और इस लाइन को कट करके ये पॉइंट बना। कौन कौन सी ऐसे लाइंस है, कंस्ट्रेंट्स है जिनको कट करके, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो एक तो ये तीसरी कंस्ट्रेंट है और एक ये दूसरी कंस्ट्रेंट है। तो इन दोनों को लिखो आपस में। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1500, इक्वल मान लिया करो, है ना, और x2 कितना है, 600 है। इन दोनों को सोल्व कर लो आपस में। अगर मैं इन दो कंस्ट्रेंट, जब कभी भी मुझे किसी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, तो मैं उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व कर लूंगा, आपस में सोल्व कर लूंगा, और मुझे पता चल जाएगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो x2 जब 0 है, जब x2 0 है, तो x2 की 0 जब यहाँ पे 600 रखूंगा, सॉरी x2 600 है, तो 600 यहाँ पे रखो, तो x1 कितना आएगा 600 और इक्वल्स टू 1500। तो बता दो कितना आएगा, x1 कितनी, 1500 में से कितने चले जाएंगे, 600 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट क्या बना है, x1 की वैल्यू तो है, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 की वैल्यू है 900 और x2 की वैल्यू है 600। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट दो। अब ये समझ में आया, कॉमन फिजिबल एरिया छांटना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स बनाने हैं आपको। अब देखो ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है लास्ट में। एक लास्ट में आपको क्या बनानी है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। इस टेबल में इस तरह से दो ब्लॉक दे देते हैं। एक साइड में लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और एक में लिखने हैं कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z है, वो क्या है x1 प्लस x2, जिसको क्या करना है मेरे को, मैक्सिमम करना है। क्या करना है, मैक्सिमम करना है। बहुत ध्यान से समझना,
और कॉर्नर पॉइंट्स क्या है मेरे पास, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, चलो यहीं पे देख लो। कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास है, एक तो मान लो ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ए बी सी डी वो एक आकृति है, वो एक शेप है जिसमें कॉमन फीजिबल एरिया पाया गया है। तो ए कॉर्नर पॉइंट क्या है, वो है 0 0। बी कॉर्नर पॉइंट क्या है, वो है 1500 और 0। सी के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, वो है 900 और 600। और डी के कॉर्नर पॉइंट्स क्या है भाई मेरे पास, 0 और 600। ये समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, यहाँ पर अगर इसको इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और x2 की वैल्यू क्या है, 0 है। ये उठा करके रख दो आप z में, तो z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर x1 की जगह पे 0 और x2 के प्लेस पे 0, तो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर z की वैल्यू निकालोगे तो x1 के प्लेस पे 1500 और x2 के प्लेस पे 0, तो 1500 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। यहाँ पर देखो x 900 और 600, यहाँ पर भी z कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। और यहाँ पर x1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे 600, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। अब इनमें से मैक्सिमम बताओ आपको कौन सा मिला है, मैक्सिमम बताओ कौन सा मिला है। अब ये बताओ, ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पर वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम। अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैक्सिमम मिल जाती है तो सवाल हो जाता है, यही वही मेरा आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर बी और सी दो पॉइंट ऐसे हैं, एक तो बी है और एक सी है, एक बी और एक सी, इन दोनों पर क्या मिले हैं, दोनों पर मैक्सिमम है। तो जो बीसी लाइन है, ये जो बीसी लाइन है, इस लाइन को सबसे पहले बोलेंगे आइसोप्रोफिट लाइन। तो बीसी लाइन को क्या बोलेंगे, बीसी लाइन विल बी क्या होगी, पहली बात तो आइसोप्रोफिट लाइन। मतलब क्या है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1500। कितनी है, 1500 है, एट द एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट मतलब क्या है, जब दो पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू सेम आ जाएगी तब उन पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन के हर एक पॉइंट पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, इस लाइन पर कितने पॉइंट्स पड़ेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ेंगे भाई, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स पड़ेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पड़ेंगे। उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जो जेड की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1500 होगी, ये कहना पड़ेगा आपको। और अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पहुंच जाते तो सिर्फ उसी पे कह देते। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 1500 एट एवरी पॉइंट ऑफ ऑन द लाइन, ऑन द लाइन joining the point B means 1500, 0 and C which is equals to 906। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और ग्राफिकल मेथड के जरिए ही सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अगर आप ट्राई करना है ग्राफिकल मेथड के, और जो भी आपको इश्यूज रहेंगे वो मुझे आप है ना कमेंट कर देंगे, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं अलग से वीडियो बना करके सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा है अगेन, सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है और इसको सोल्व करना है बाय कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड। लास्ट टाइम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, इस बार मैंने कौन सी प्रॉब्लम ली है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ली है, जिसमें मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरी कंस्ट्रेंट्स है, और कितनी कंस्ट्रेंट्स है गिनती करनी होगी हमेशा, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पास। और ये मेरे पास नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो मुझे क्या बताएगी, अगर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस है तो क्या बताएगी कि जो ग्राफ में जो आंसर आएगा मेरा, जो मेरे पॉइंट्स मुझे वैलिड पॉइंट्स रहेंगे, आंसर कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल मतलब नॉन नेगेटिव, फीजिबल मतलब बेसिकली क्या होता है, नॉन नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मुझे आंसर मिल जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये x1 हो गया, ये x2 एक्सिस को डिनोट कर रहा है। x1 और x2 दो ही एक्सिस हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना। जब हम ग्राफिकल मेथड कर लेंगे हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड की जो कमी है वो यही है कि ये केवल और केवल दो वेरिएबल जिस क्वेश्चन में दिए गए हों, ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स गिवन हो, ये तभी वैलिड होता है। अगर मान लो 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल आपको जब दिए जाते हैं, मतलब मोर देन 2 वेरिएबल्स जब आपको एलपीपी में मिल जाते हैं, तो आप उनके लिए ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। और अगर ज्यादातर क्वेश्चंस में देखा जाएगा तो वेरिएबल्स की संख्या जो है मोर देन 2 ही होगी। तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड इज नॉट अ बेस्ट मेथड, है ना। ये सिर्फ वहां वैलिड होता है जहां पर कितने वेरिएबल होते हैं, मेरे पास 2 वेरिएबल होते हैं, ताकि मैं ग्राफ को ड्रॉ कर पाऊं, है ना। ठीक है ये बात। अब देखो ध्यान से, पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे क्योंकि 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो 3 को ड्रॉ करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इन इक्वेशन को क्या कंसीडर करके चलोगे, इक्वेशन कंसीडर करके चलोगे। जो पहली कंस्ट्रेंट है या पहली रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है, x1 प्लस 2x2, और मैं इसको इक्वल कंसीडर करूंगा 40। अब यहाँ पर एक बार x1 0 तो x2 निकाल लूंगा, और एक बार x2 0 तो x1 निकाल लूंगा। जब x1 की वैल्यू 0 होगी तो x1 0 हो गया, तो क्या बचेगा, 2x2 इक्वल्स टू 40 विच इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पॉइंट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट 20 आ जाएगा। अब बात की जाए किसकी, जब एक बार x2 को 0 मान लूंगा तो x1 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो पॉइंट्स क्या ड्रॉ होंगे, एक पॉइंट होगा 0 20, एक पॉइंट होगा 40 और 0। ये जो लाइन होती है x2, इसमें यहाँ ये पॉइंट तो ओरिजिन है, इस पर x1 भी 0 है, x2 भी 0, x1 0, x2 0। ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन के ऊपर चलता रहूं इनफाइनाइट तक भी मूव कर जाऊंगा, इन पर, इस पूरी लाइन पर हमेशा x1 की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ऐसे जाऊंगा। और ये जो लाइन रहेगी, ये इस पर x2 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। मतलब इस पर पॉइंट किस तरह के मिलेंगे, 1 0, है ना, 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, इस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। अब मेरे पास ये मेरा पॉइंट है 0 20, x1 तो 0 है तो x1 0 इस लाइन पे मिलेगा, x2 20 है तो यहाँ कहीं पॉइंट मिल गया, मान लो ये रहा, क्या है ये 0 20, ये है 0 20। और 40, x1 40 है, x1 इसमें मिलेगा, x2 0 है तो यहाँ का ही पॉइंट मिला 40 एंड 0। ये 2 पॉइंट्स मुझे मिले, मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा तो एक लाइन बनेगी, वही लाइन है मेरी जो मुझे ड्रॉ करनी है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, या तो मुझे इस लाइन से नीचे का हिस्सा लेना है, या इस लाइन से क्या करना है मुझे, या तो नीचे का हिस्सा चाहिए या ऊपर का हिस्सा चाहिए, है ना, या तो ये वाला हिस्सा चाहिए या ये वाला चाहिए। इससे ऊपर का कोई पॉइंट, इस लाइन से बाहर का कोई पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, जैसे कि यहाँ पर 40 0 है, इससे आगे कोई पॉइंट क्या पड़ेगा, 50 0 60 0 70 0, इस तरह के पॉइंट्स पड़ेंगे। और अगर मैं ये पॉइंट उठा करके इस पहली कंस्ट्रेंट में रखता हूं तो होता क्या है, x1 के प्लेस पर 50 और x2 के प्लेस पर 0, तो 50 प्लस 2 into 0 which is equals to 0 less than equal to 40, यानी कि 50 less than equal to 40। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 50 ना तो लेस देन होता 40 के, ना ही इक्वल हो सकता है 40 के, तो ग्रेटर देन होता है। तो यानी कि अगर मैं इससे बाहर का कोई पॉइंट रख रहा हूँ, इस लाइन से बाहर का कोई पॉइंट रख रहा हूँ, तो वहां पर मुझे इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो गलत मिल रही है, यानी कि बाहर का लाइन तो ड्रॉ होगा ही नहीं, बाहर का एरिया तो मैं लूंगा ही नहीं। जब बाहर का नहीं लूंगा तो जाहिर सी बात है इससे नीचे का एरिया आएगा, अंदर वाला एरिया आएगा। और कैसे आएगा देखना चाहते हो तो ये देखो, इससे नीचे का कोई पॉइंट, जैसे कि ये रहा 0 0, ये पॉइंट इससे नीचे का है, ये रख करके देख लो, x1 के प्लेस पर 0 और x2 के प्लेस पर भी 0, तो 0 प्लस 2 into 0 विच इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 40, तो 0 लेस देन 40 के तो है ही ना कम से कम, यहाँ से इंफॉर्मेशन सही मिल रही है। मतलब इससे क्या करूंगा मैं, नीचे का एरिया कंसीडर करके चलूंगा। और ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, याद रखना पहली कंस्ट्रेंट है मेरी। ये कौन सी कंस्ट्रेंट थी मेरी, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब मैं दूसरी कंस्ट्रेंट की तरफ ध्यान दूंगा। दूसरी कंस्ट्रेंट ये रही, पहले इन इक्वेशन को क्या मान के चलो,
इक्वेशन मान के चलो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, और यहाँ एक बार तो x1 0 तो x2 आएगा, एक बार x2 0 तो x1 आएगा। जब x1 की वैल्यू 0 मान लूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, मतलब पॉइंट बन जाएगा 0 30। और एक बार जब मैं x2 को 0 मान लूंगा तो क्या बचेगा, 3x1 इक्वल्स टू 30, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 10 बचेगा, यानी कि 10 0। अब ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे वो ध्यान से देखना। x1 0 है, x1 0 इसको मिलेगा, और 0 30, 0 बाई 20 यहाँ पे है तो 30 यहाँ मिल जाएगा, 0 30 ये रहा ये पॉइंट, 0 30 यहाँ पर है, और 10 ये 40 है तो 10 कहीं इससे पहले मिलेगा, ये 40 0 है तो 10 0 कहीं ये मान लो यहाँ मिल गया, ये है 10 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो अगेन एक लाइन मुझे मिलेगी, एक लाइन मुझे मिलेगी, और वही लाइन तो मुझे चाहिए। अब फिर से वही बात, या तो इससे नीचे का एरिया या इससे राइट का या लेफ्ट का एरिया। अगर मैं इससे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में कोई भी पॉइंट देखता हूँ, इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट नजर आ रहा है जो इससे इधर हो, कौन है, 0 0 0 0 उठाकर इसमें रखूं, अगर मैं 0 0 इंटू 3 0, और x2 के प्लेस पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 0 ना तो ग्रेटर देन हो सकता और ना इक्वल टू हो सकता है 30 के, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है। और जब नीचे की इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है तो जाहिर है कि इससे ऊपर की क्या होगी, 100% ठीक होगी। चाहे तो चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से, इससे राइट का कोई पॉइंट, जैसे ये है 40 0 रख के देखो, यहाँ पर रखोगे 40 तो x1 के प्लेस पर 40 और x2 के प्लेस पर 0, तो 120 तो ये हो गया, प्लस x2 के प्लेस पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब बता दो 120 जो है वो ग्रेटर देन तो है ना 30 के, मतलब इन्फॉर्मेशन सही आ रही है। तो यानी कि मैं इससे क्या करूंगा, राइट वाला हिस्सा लूंगा। सबसे पहले यही सेलेक्ट किया करो, और ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, ये नंबरिंग भी ऐड करूंगा, कौन सी है ये, सेकंड कंस्ट्रेंट थी। एक लास्ट कंस्ट्रेंट और बचती है मेरे पास, कौन सी, पहले इसी इक्वेशन को भी क्या मान के चलो, इक्वेशन मान के चलो, क्या है 4x1 3x2 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर भी एक बार x1 को 0 मान लूंगा तो x2 निकल के आएगा, और एक बार x2 को 0 कंसीडर करूंगा तो x1 निकल के आएगा। जब x1 को 0 कंसीडर किया तो क्या बचता है, 3x2 इक्वल्स टू 60, कट के क्या आएगा 20, तो पॉइंट बन जाएगा 0 20। जब x2 को 0 कंसीडर करूंगा तो बचेगा 4x1 इक्वल्स टू 60, ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी दफा कैंसिल आउट होगा, 15 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा 15th 0, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। अब ये दो पॉइंट बने हैं 0 20 अगेन यही पॉइंट है, अगेन यही पॉइंट है, और 15 0, अब ये 10 है, ये 40 है, तो इससे आगे इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा, क्या 15 0। अब मैं इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ये एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, क्या होंगे, अब इससे लेफ्ट का जैसे राइट का भी पता करना है तो देखो ध्यान से कैसे पता करेंगे। इससे अगर मैं लेफ्ट में कोई पॉइंट मानता हूँ, जैसे कि 0 0 सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, जल्दी रखा जाता है, सबसे आसान होता है, ये रख के देखो, तो x1 के प्लेस पे 0 रखूंगा तो 0, x2 के प्लेस पे 0 रखूंगा 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि 0 बड़ा या बराबर है किसके, 60 के, नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है, ना तो 0 ग्रेटर देन हो सकता है, ना ही इक्वल टू हो सकता है 60 के। और जब लेफ्ट इंफॉर्मेशन गलत हो तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन हमेशा ही क्या आएगी, सही आएगी भाई। अब ये बताओ, जो इन तीनों, ये 3 एरिया है, हालांकि इनसे तो मैं हमेशा, ये जो मेरे पास नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, इनसे तो मैं हमेशा अबाउ ही लूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से राइट में लूंगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसा एरिया छाटना है, ऐसा एरिया बताना है जो इन सभी लाइंस को मानता हो, इन सभी बातों में कॉमन हो। अगर मैं ये एरिया छाटता हूँ, ये बात, तो ये बता दो, ये इस लाइन से इधर तो है, राइट वाली लाइन से ये ठीक है मान रहा है, ब्लैक वाली को भी मान रहा है, बट ब्लू लाइन को ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ब्लू लाइन क्या कहती है कि मुझसे नीचे की तरफ लेना चाहिए एरिया, तो ये एरिया तो मैं ले नहीं सकता, ये तो गलत है, कॉमन नहीं है। ये वाला, अगर मैं ये वाला एरिया देखता हूँ तो ये रेड वाली से लेफ्ट है ही नहीं, वो ब्लैक वाली से भी नहीं है, सीधी सी बात है, ये भी एरिया नहीं है, ये भी एरिया नहीं है कॉमन, क्यों, क्योंकि ब्लैक वाली से मुझे क्या चाहिए, राइट में ऊपर चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया है, वो ये एरिया,
कौन सा वाला एरिया है, वो ये एरिया है, ये वाला वो एरिया है जो कॉमन है। मैंने इसको शेड किया है, शेड किया है। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, और इस एरिया को क्या कहता हूं मैं, क्या कहता हूं, नाम बताओ इसका हिंदी से। कॉमन फीजेबल एरिया है। और ये जो कॉमन फीजेबल एरिया आया है, फीजेबल क्यों कह रहा हूं, देखो कॉमन एरिया भी बोल सकते हैं, कॉमन एरिया भी बोल सकते हैं, फीजेबल क्या डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहां कहता हूं कॉमन एरिया, कॉमन एरिया का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा भी कहीं कॉमन हो सकता है। लेकिन अगर फीजेबल बोल रहा हूं, वो इस बात को बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन एरिया है। याद रखना ये बात, फीजेबल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ने वाला फीजेबल एरिया। अब यहाँ पर देखो, इस फीजेबल एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ये कॉर्नर है, इसको नाम दिया चलो ए, दूसरा नाम है ये बी, एक पॉइंट ये रहा सी। अभी मुझे इसके कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने चाहिए भाई, ब्लू और रेड है, और एक है डी। ये पॉइंट्स है मेरे पास। अब ये पॉइंट्स तो मेरे पास है, इसके कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है, ए के कोऑर्डिनेट भी है, बी के कोऑर्डिनेट भी है, सी और डी के कोऑर्डिनेट अभी मुझे नहीं पता है। अब ये बताओ ध्यान से, मैंने जो नंबरिंग की थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मैंने ड्रॉ की थी। अब ये जो सी पॉइंट है, ये किस किस लाइन को बेसिकली कैंसिल आउट करके, कट करके बन रहा है, कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये ब्लू वाली का मतलब फर्स्ट का, और रेड वाली को, दोनों जब आपस में कट करी तब ये सी बना है। दो लाइन जब आपस में कट करके गई है, उन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं जिसको हिंदी में, है ना। तो ये जो सी है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किस किस का, फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं आपस में सॉल्व कर लूंगा और मुझे निकल के आ जाएगा क्या, सी के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। सी जो है वो बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं आपस में सोल्व कर लेता हूं। तो फर्स्ट क्या है, वो है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। इक्वल्स मान लिया मैंने, इन इक्वेशन को क्या कर लिया है, इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। क्या कंसीडर कर लिया है, इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व कैसे कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 120 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक काम करता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 3x1 माइनस 3x1 तो कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, 6 और ये नेगेटिव, जब एक गएगा तो 5x2 बचेंगे। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, जल्दी बता दो। और ये बचेगा 18 पंजे 90, मतलब 90, और ये हो गया 18। तो मतलब x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 18 आ गई। अब जो x2 की वैल्यू आई है मेरे पास, x2 की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा इन दोनों में से, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इसी इक्वेशन में रख देता हूँ, तो x2 की वैल्यू जब 18 में पुट करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3x1 प्लस 18 इक्वल्स टू 30। ये घटेगा इसमें से जा करके, तो 3x1 इक्वल्स टू, जल्दी बताओ क्या बचेगा, 30 और नेगेटिव 18। 30 में से 18 गए तो क्या बचेंगे, 12 बचेंगे। तो 3x1 और ये कट गया कितनी दफा, 4। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 4 आई है, और x2 की वैल्यू आई है भाई 18। तो जो कोऑर्डिनेट बने हैं सी के, वो क्या बने हैं, x1 4 और ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको रब करूंगा, इसको मैं रब करूंगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, किसको, इस पॉइंट को डी, ये जो पॉइंट डी है, ये इसको मैं यहां लिख देता हूँ, ये डी पॉइंट है। अब ये जो डी पॉइंट है, ये बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है ब्लैक वाली लाइन का और रेड वाली लाइन का, मतलब तीसरी इन इक्वेशन का और दूसरी इन इक्वेशन का। तो थर्ड को और सेकंड को अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो x1 और x2 की वैल्यू आएगी, x1 और x2 की जो वैल्यू आएगी वही कोऑर्डिनेट रहेंगे किसके, ठीक है। तो पहले काम करता हूँ, दूसरी और तीसरी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30, ये दूसरी है। और तीसरी क्या है भाई, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60।
ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इनको आपस में इक्वल कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि x2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 9, और फिर से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये बचा क्या 5x1, ये क्या बचेगा 30 बचे, 90 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 30 बचेगा, और ये क्या बचेगा 5 छंगे 30 यानी कि 6 बचेगा। तो x1 का वैल्यू जो आ गया दैट इज इक्वल्स टू 6। अब x1 का वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, दूसरी और तीसरी को सोल्व कर रहे हो ना, तो या तो दूसरी में या तीसरी में किसी में भी रख दो। तो दूसरी में अगर मैं रख दूंगा तो x1 की वैल्यू 6 रखूंगा तो 6 तिया 18 प्लस x2 इक्वल्स टू 30, तो x2 इक्वल्स टू 30 माइनस 18, यानी कि क्या बचेगा, तो बेसिकली क्या बचा x1 की वैल्यू आ गई 6 और x2 की वैल्यू आ गई कितनी 12। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक आएंगे 6 और 12। पहले इस ग्राफ को ध्यान से समझो और अब मैं आगे। अब मेरे पास क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, अब डायरेक्ट मुझे आंसर लिखना है बस। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये रफली वर्क है सारा, ये सब रफ वर्क है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं, मुझे चाहिए सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर एक टेबल बनानी है आपको, उस टेबल में क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि क्या है मेरा z इक्वल्स टू क्या था भाई, z इक्वल्स टू क्या था क्वेश्चन में मेरा 20x1 प्लस 10x2, और ये मिनिमाइज करना था मुझे, ये क्या करना था मिनिमाइज। मेरे पास बुक है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आए हैं ये बताओ, जो कॉमन फीजिबल एरिया उसके कॉर्नर पॉइंट्स, ए 15 0, बी 40 0, सी 4 और 18, और डी विच इज इक्वल्स टू 6 एंड 12। अब देखो ध्यान से, पहले इस पर मैं z की वैल्यू चाहता हूं, मतलब जब ए पॉइंट के लिए z की वैल्यू आप निकालने चाहोगे तो कैसे निकालोगे, x1 के प्लेस पर 15 और x2 के प्लेस पर 0 रख दो इन z। जब आप x2 यहाँ पे वैल्यू रखोगे, x1 के प्लेस पर क्या रखोगे 15 रखोगे, तो 15 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो z की वैल्यू क्या आएगी निकल के भाई 300 आएगी। कितनी निकल के आएगी 300, क्योंकि x2 के प्लेस पर तो 0 रखोगे ना, तो 0 इंटू 10 तो 0 और 20 इंटू 15 यानी कि 300 आ जाएगी। यहाँ पे आएगी 4 दूनी 8 यानी कि 800। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या आएगी 4, तो यहाँ 80 तो ये आएगा प्लस 180 ये आएगा, तो यानी कि 260 आएगा, ये टोटल आ जाएगा कितना 260। और यहाँ पर जब आप x1 के प्लेस पर 6 और x2 के प्लेस पर 12 रखोगे तो 6 यहाँ पे रखो तो 6 दूनी 12 120, और प्लस यहाँ पर भी 12 रखोगे तो 120, तो जोड़ करके क्या आएगा 240 आएगा। अब ये बता दो इनमें से मिनिमम कौन सी है। अगर मैक्सिमाइजेशन का सवाल होता, अगर मुझसे प्रॉब्लम होती किसकी मैक्सिमाइजेशन की, तो आंसर होता है ये, और चूंकि मेरा सवाल ही मिनिमाइजेशन का है तो आंसर मुझे ये चाहिए, ये है मेरा मिनिमाइजेशन का आंसर भाई। तो यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखेंगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 240 at x1 equals to 6 and x2 equals to 12। बस भाई जो मिनिमम वैल्यू है z की वो कितनी है 240 है, जब x1 की वैल्यू कितनी है 6 है और x2 की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है ना। अब हम आगे देखो जो इसकी कमी है, ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने इसकी कमी को बताया है। अगर इसकी कमी आती है, लिमिटेशन आती है, पहले मैं इसको रब कर दूं समझने के, आ गया हो तो मैं इसको रब करूंगा, मैं इसकी लिमिटेशन आपको समझा देता हूँ।
क्या बताया है? लिमिटेशन ऑफ किसकी? ग्राफिकल मेथड। लिमिटेशन क्या बताई है मैंने इसकी? दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल, दिस मेथड is only applicable for two variables, but in most of case LPP has more than two variables, where this method will not be applicable। क्या बताया है भाई? मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो दो प्लेन्स के बीच में ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 2D ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो ये मेथड केवल एप्लीकेबल है दो वेरिएबल्स के लिए। बट ज्यादातर केस में भी मुझे सवाल जो मिलने वाले हैं वहां पर वेरिएबल्स की संख्या दो से ज्यादा होगी, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब मुझे उसके लिए नया मेथड चाहिए होगा, तो उसके लिए जो मेथड चाहिए होगा वो होगा सिंप्लेक्स मेथड, और वही सीखेंगे।